हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू के जो प्रीवियस ईयर के स्लॉट्स के क्वेश्चन हैं, इसी के साथ साथ एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एप्टीट्यूड के। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का लेवल बताऊंगा कि किस टाइप से एनफीटीक्यू एग्जाम में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ साथ अब हम हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूंगा, तो आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिएगा, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। मीन्स जितनी भी सारी वीडियोस है आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनफीटीक्यू के जो प्रीवियस ईयर के स्लॉट्स क्वेश्चन थे, मतलब मीन्स मेरे टाइम जब फरवरी 2021 में एग्जाम हुई थी तब के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, ऐसे कई सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम एप्टीट्यूड के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उनको देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनिल बोरोड अ टोटल ऑफ 4000 USD फ्रॉम 2 lenders with simple interest at the rate of 5% per annum and 7% per annum respectively. If the total interest paid for 3 years was 696 USD, how much did he borrow from the second lender at 7% per annum? तो दोस्तों अनिल ने क्या किया है कि $4000 का जो है वो मीन्स उधार लिया है दो लोगों से। इसी के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको बता दूं, यहाँ पे 5% का लिया है एक से उधार और दूसरे पर्सन से 7% का जो है वो उधार लिया है। तो अगर जो टोटल इंटरेस्ट है उसको पेड करना पड़ेगा 3 इयर्स का 696 USD, तो उसने कितना बोरो किया है सेकेंड लेंडर से, मतलब 7% उसने जो कितने डॉलर्स हैं USD है वो सेकेंड से लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4000 जो USD है वो दो जनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब उसने दो अलग अलग व्यक्ति से पैसे लिए हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस टाइप से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे सॉल्यूशन की जो PDF है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि किस टाइप से अनिल ने जो है वो बोरो करे 4000 USD। अब 4000 USD उन्होंने बोरो करे अनिल ने। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ये पता करना है कि सेकंड वाले जो पर्सन है उनसे उन्होंने कितने पैसे लिए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारा पॉइंट ये रहता है कि हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उन्होंने 5% और 7% पर एनम के हिसाब से लिया है और दो अलग व्यक्ति से लिया है, इसलिए हमें पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है दोस्तों, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व। इस टाइप से हमारे पास PRT इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू PRT हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला रहता है। अब इसी से हमें कैलकुलेट करना है। अब देख लेते हैं हम कि किस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिया, इसी के साथ साथ अब हमारे पास टोटल बोरोड अमाउंट कितना है। टोटल बोरोड अमाउंट हमारे पास 4000 USD है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये दो अलग व्यक्ति से लिया है, तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल बोरोड अमाउंट P1 और P2 से 4000 USD लिया है। अब हम ये बताना चाहते हैं यहाँ से कि कितना अमाउंट हमने जो है वो फर्स्ट पर्सन से लिया है और कितना अमाउंट हमने सेकंड पर्सन से लिया है। तो हम P1 और P2 ले लेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट में जब भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा 3 इयर्स का 696 USD, तो उसको हम इंटरेस्ट के रूप में कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो दोनों के टर्म्स में आएगा दोस्तों कि इतना इंटरेस्ट दोनों पर्सन के रिस्पेक्टिव में करना है। अब हमने यहाँ पे इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर जो है 1 बना दिया इस फॉर्मूले को, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब हम इस इक्वेशन को इस अबो स्टेटमेंट में यूज करेंगे। यहाँ पे जब भी हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला देखा था PRT, तो P1R1T प्लस P2R2T। यहाँ पे आप इनके कन्वेंशंस देख सकते कि किस टाइप से ये हैं। इसके बाद कितना इंटरेस्ट अमाउंट है 696 है, तो हमने ये फॉर्मूला ले लिया और इक्वेशन 3 बना ली। अब यहाँ पे जो हमने R ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर लिया था वो हमने डेसिमल में लिया था, परसेंटेज में नहीं लिया था, तो R डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5% पर एनम लिया है और 7% पर एनम, तो जो R1 की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.05 5/100 एंड R2 की वैल्यू 0.07, और टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो है 3 इयर्स का।
तो अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखते हैं कि इस इक्वेशन को, ये डेटा को हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये जो 2 है यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हमें टोटल बोरोड अमाउंट में से ये पता करना है कि सेकेंड वाले जो पर्सन है उससे अनिल ने कितने पैसे लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको डेटा जो है वो उसको इक्वेशन में पुट करा। यहाँ पे जितना भी डेटा है, जैसे कि हमने यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है, हमने इसको यहाँ पे परसेंटेज कंसीडर ना करते हुए सिंपल ही कंसीडर कर लिए, क्योंकि इसे हम आगे चेंज कर देंगे, और हमने परसेंटेज को जो है इधर ट्रांसफर कर दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल है, मीन्स यहाँ पे परसेंटेज नहीं, हम जो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू यूज कर रहे हैं 0.05 और 0.07, उसको हमने 5 और 7 ही रहने दिया है, और जो हमारे डेसिमल है उसको हमने इधर कन्वर्ट कर दिया है। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने इस इक्वेशन में जो है हमारा डेटा पुट कर दिया है। यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास टाइम 3 इयर्स का है, और इस टाइप से इक्वेशन है। तो ये जैसे ही इक्वेशन दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जब अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है तो हमारे पास ऑलरेडी दोस्तों एक इक्वेशन है कि जब भी हमें इंटरेस्ट निकालना था, मींस हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है 696 USD, तो हमें पता है कि इतना इंटरेस्ट जो है वो देना है पूरा, पर हमें तो सेकंड वाले का पर्टिकुलर निकालना है कि कितना अमाउंट उनसे लिया है। तो जब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है P1 प्लस P2 4000 USD। आप देख सकते हैं कि टोटल बोरोड अमाउंट जो है वो इतना है। इसी के साथ जो इक्वेशन 4 हमारी आई है, जो कि हमने डेटा रख के पूरी वैल्यूज निकाली है, वो इस टाइप से। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू आ जाएगी 2400 USD और P2 की आ जाएगी 1600 USD। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों वो 1600 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेकेंड पर्सन है उनने अनिल ने सेकेंड पर्सन से 1600 USD लिए थे। तो दोस्तों इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, पर दोस्तों मैं आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन में अगर आप जरा सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो जो पूरा क्वेश्चन रहता है वो गलत हो सकता है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि 10% ऑफ गारमेंट प्रोड्यूस इन अ मिल, 10% ऑफ गारमेंट एक मिल में प्रोड्यूस होते हैं, आर फाउंड डिफेक्टिव एंड 20% ऑफ रिमेनिंग आर सोल्ड इन दी मिल फैक्ट्रीज आउटलेट। ठीक है, तो इफ द रिमेनिंग 5040 गारमेंट आर शिप्ड टू अदर रिटेल स्टोर्स, देन द नंबर ऑफ गारमेंट दैट वर डिफेक्टिव वाज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 10% ऑफ गारमेंट है जो कि डिफेक्टिव फाउंड हुए हैं। इसी के साथ 20% ऑफ गारमेंट सोल्ड हो चुके मिल की फैक्ट्री आउटलेट में, और जो रिमेनिंग गारमेंट्स है वो शिफ्ट हो गए हैं अदर रिटेल स्टोर को। तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स कितने डिफेक्टिव हुए हैं इस परसेंटेज से। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास दोस्तों क्या क्या वैल्यूज है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स कितने हैं, x हैं। तो 10% x हमारा क्या है, डिफेक्टिव है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। इसी के पास 20% ऑफ x हमारा सोल्ड हो गया, जैसे मैं आपको यहाँ भी करके बता देता हूँ, तो उस टाइप से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो 10% है, 10% ऑफ x है वो क्या है, डिफेक्टिव है, और 20% क्या है हमारा, सोल्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये रहता है कि जो 5040 गारमेंट्स है वो शिफ्ट हो गए हैं अदर रिटेल को। मीन्स 70% ऑफ x आर शिफ्ट टू अदर, क्योंकि 5040 यहाँ पे 10% x है तो हमने 70% मान लिया है x का। तो यहाँ पे इस टाइप से 70% जो है वो हमारे 5040 किसको हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं अदर रिटेलर्स स्टोर को। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ गारमेंट्स जो है वो डिफेक्टिव हुए हैं। तो अब दोस्तों इस टाइप से, क्योंकि ये आपको पूरे कन्वेंशन समझने पड़ेंगे कि 10% डिफेक्टिव है, 20% मींस 20, 30, 100। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 70 क्यों लिया है हमने, क्योंकि 10 हम 100% का हमेशा मान के चलते। तो दोस्तों 10% जो है वो डिफेक्टिव निकल गए, 20% जो है वो सोल्ड हो गए, तो 20 + 10 30 एंड बचे 70%। तो 70% का क्या हमने मान लिया है, 5040। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। 70% ऑफ x 5040, तो इसको हम 70% ऑफ x निकालेंगे तो 70/100x, 0 से 0 कटेगा, इधर आएगा 504 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7200। पर ये इसका आंसर नहीं है दोस्तों, हमें डिफेक्टिव पीस निकालने हैं। हमने तो सिर्फ यही निकाला है कि अभी कितने शिफ्ट हुए हैं अदर्स को, मीन्स जो परसेंटेज के टर्म्स में तो हमने वैल्यू निकाली है। तो टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स कितने शिफ्ट हो गए, 7200।
अब हमको नंबर ऑफ डिफेक्टिव गारमेंट निकालने, तो 10% है, तो कुछ नहीं करना है, 10/100 इंटू 7200 जो ये वैल्यू आई है, 0 से 0 कट गया, 72 इंटू 10 720, मतलब 720 गारमेंट्स डिफेक्टिव है। तो हमारा इसका आंसर सेकेंड वाला है कि 720 गारमेंट्स जो है वो डिफेक्टिव है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ भी बताते हुए जा रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और आपको काफी सारे सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि रोहित शर्मा स्कोर इन T20 गेम इज 4 टाइम द एवरेज ऑफ हिज स्कोर इन द प्रीवियस 5 गेम। ओके, जो स्कोर है T20 गेम में वो 4 टाइम एवरेज है उसका, जो प्रीवियस 5 गेम्स का स्कोर है उसके 4 टाइम का एवरेज है। व्हाट हैज बीन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एवरेज आफ्टर द 6th गेम। तो क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा एवरेज जब 6th गेम में होगा। तो अब दोस्तों हम ये मान के चल लेते हैं कि एवरेज जो है स्कोर का प्रीवियस 5 गेम में वो x है, मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस 5 गेम्स में स्कोर है वो दोस्तों इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस 5 गेम्स में जो स्कोर है वो x है। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो सम है स्कोर का, मीन्स जो टोटल सम रहेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 4 टाइम्स एवरेज है इन प्रीवियस 5 गेम्स। तो हम मान के चल लेते हैं कि जो अब सम हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, क्योंकि हमने एवरेज जो है वो मान लिया है कि प्रीवियस 5 गेम्स में x है, तो जो सम है वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा दोस्तों। नाउ हिज स्कोर इज 4 टाइम्स द एवरेज इन द प्रीवियस 5 गेम्स, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि उनका जो स्कोर है वो 4 टाइम्स द एवरेज ऑफ स्कोर इन 5 प्रीवियस गेम है। तो अब वो क्या हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कन्वेंशन यहाँ पे यूज कर लिया। अब 4 टाइम्स एवरेज है तो वो 4x हो जाएगा। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, अब जो दोस्तों अब हमें एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला ही गया है कि कितना एवरेज होगा। तो एवरेज हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो इस टाइप से जो हमारा सम है वो इस टाइप से आएगा, और हमारा जो ये नाउ इज स्कोर जो 4 टाइम्स एवरेज है उसको हम प्लस कर लेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या चीज दे रखी है, उन्होंने ये दे रखा है कि हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एवरेज में आफ्टर द 6th गेम। तो 6th गेम में निकालना है, हम 6th को भी यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से जो है 9x आ जाएगा, 9x डिवाइडेड बाय 6, तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 1.5x। तो दोस्तों इस टाइप से आपको यहाँ पे पहले हमने 1.5x निकाल लिया, तो ये क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा है एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एवरेज। अब इसके बाद हमको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना है, क्योंकि हमने एवरेज तो निकाल लिया पर क्या परसेंटेज इंक्रीज है एवरेज में 6th गेम के बाद। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि कैसे हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। तो हमारे पास एवरेज आ गया है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम ये नॉर्मली एक फॉर्मूले का यूज करते हुए, मींस हम जो एवरेज निकाल रहे हैं उसका हम यूज करते हुए, सिर्फ जैसे मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे ये 1.5 है तो हमारा 1.5 जो था वो हमारा एवरेज आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है दोस्तों, कि कितना जो है वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हम जनरली ये यूज करेंगे 1.5 x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो इस टाइप से ये जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज जब हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये निकल जाएगा कि 0.5 इंटू 1। आपको मैं सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद दोस्तों हमने एवरेज क्या बन गया हमारा 1.5x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 बाय 1 इंटू 100, तो 50% हमारा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि जब भी हमें एवरेज सॉल्व करना होता है तो हम इस टाइप से एवरेज को निकाल लेते हैं। तो एवरेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा 50%। आप यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले आप अपने हिसाब से खुद सॉल्व कीजिए, अपने फॉर्मूलाज लगा के, इसी के साथ साथ अपने लॉजिक लगा के, और अगर नहीं आता है तो आप एप्टीट्यूड सॉल्यूशन की पीडीएफ को रिफर कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अब यही देखेंगे सॉल्यूशन को हम तभी रिफर करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। एक द लिंक इन अ पेन विल लास्ट फॉर 12 पेजेस। जो लिंक है किसी पेन में वो 12 पेजेस के लिए, लास्ट 12 पेजेस के लिए, जबकि ईच पेज में 32 लाइन है। तो हाउ मेनी पेजेस विल हैव द लिंक लास्ट इफ देयर आर 48 line per page and there are now 20% less letter per line than in earlier case।
दोस्तों एक लिंक है, मतलब एक पेन है, उसमें लास्ट में 12 पेजेस में 32 लाइन्स है। मीन्स ईच पेज में 32 लाइन्स है और 12 पेजेस तक ही पेन की लिंक रखी हुई है। तो कितने पेजेस है कि वो हाफ हो जाएंगे लिंक लास्ट, अगर पर पेज में 48 लाइन हो और देयर आर नाउ 20% लेस लेटर पर लाइन इन देन अर्लियर केस। तो अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन समझ लेते कि किस टाइप से। दोस्तों सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे जो लिंक है वो 12 पेजेस है, जिसमें 32 लाइन है और 42 लाइन है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन करने का आपको तरीका समझाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि मान लीजिए कि आपको सबसे पहले एज्यूम करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है पर लाइन, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स जो है पर लाइन वो है 100। ठीक है दोस्तों, आपको ये एज्यूम करना है। अब हमारे पास दो केस हैं। हमारे पास पहला केस क्या है कि 12 पेजेस हैं वेयर ईच पेजेस है 32 लाइन। तो 32 लाइन है, 12 पेज है। ठीक है दोस्तों, एक 48 लाइंस पर पेज है और कितने हाउ मेनी पेजेस है। तो जब हमारे पास 32 लाइंस रहे हैं और 12 पेजेस हैं तो हमें 48 के लिए निकालना है। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या बन जाती है दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन जाती है, कंडीशन नंबर वर्ड क्या है, हमारे पास टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे कि हमारे पास 12 पेज है, 32 लाइन है और हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अज्यूम करे हैं वर्ड्स पर लाइन वो हमारे ये हो गए। एक कंडीशन हमारी ये बन जाती है कि 48 जो है वो हमारे क्या है दोस्तों, 48 हमारी लाइंस पर पेज है, 48 लाइंस पर पेज है। और इसी के साथ हमारा क्या दिया रखा है उन्होंने कि एंड देयर आर नाउ 20% लेस लेसर पर लाइन देन इन अर्लियर केसेस। तो 20% लेस है, तो 20% लेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से 20 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और हम इसे 80 ले लेंगे और यहाँ पे x है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेजेस को निकालना है दोस्तों। तो जब हमें नंबर ऑफ पेजेस को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन 1 आ गई, कंडीशन 2 आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ डायरेक्ट अब केस जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है उसको पूरा अच्छे से समझना है कि हमारे पास कंडीशन 1 क्या थी कि 12 पेजेस है हमारे पास, 30 लाइन्स है, फिर उसके बाद 32 लाइन्स है इस टाइप से, फिर हमारे पास जो है वो 100 जो है वो हमारे पास हमने नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन एज्यूम करी है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो इसका सम आएगा वो कितना रहेगा। हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम जो है नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो आएगा 19,200। इसी के साथ साथ फिर हम ये देखेंगे कि अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो कितने हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी ये जो वैल्यू निकली है तो उसको हम कंडीशन 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो कंडीशन 2 है, मैंने आपको बता दिया था कि कंडीशन 2 क्या है, तो उसको हम कंडीशन 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे सामने क्या रख देंगे दोस्तों, जिस टाइप से हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि 20% लेस लेटर है तो उस टाइप से। तो अब यहाँ पे दोस्तों किस टाइप से ये जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे हमने पूरा ये कंडीशन जो है हमने यहाँ पे देख ली कि किस टाइप से हमारी कंडीशन 1 कंडीशन 2 आ रही है। फिर हम कंडीशन 1 को जैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमें जो कंडीशन 2 है उसको उससे डिवाइड करना है और ये हमारा आंसर रहेगा। मतलब हमको ये देखना है कि सो द 1/2 इंक पेन विल लास्ट फॉर 5 पेजेस, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था कि 20% लेस लेसर है पर लाइन इन अर्लियर केस। तो उसमें हम हमारा आंसर देख सकते हैं कि 5 पेजेस के लिए है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि माई एज 3 years hence, my age 3 years hence multiplied by 3 and from the subtracted 3 times my age 3 years ago will give you my exact age, how old am I। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना भी कोई टफ नहीं है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे RS अग्रवाल बुक है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है मेरे रिसोर्सेज सेक्शन में कि वहां से आप मदद ले सकते हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एज है x, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एज है x। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि माई एज 3 years एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी फ्रॉम दी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स माई एज 3 years अगो। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो एज होगी 3 years के बाद, मतलब आफ्टर 3 years, वो हमारी हो जाएगी एज x + 3, क्योंकि हमारी जो है लेट एज को हमने क्या माना है, x माना है।
ठीक है दोस्तों, एज को हमने माना है x, ठीक है, तो हमारी x प्लस 3 हो जाएगी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको जब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, तो ये इस टाइप से हो जाएगी। उसके बाद एज जो है वो इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि माइनस होगी, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि एंड फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स अगो, ठीक है, तो 3 टाइम्स जो है वो अगो हमारी वो जो एज है वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये इस टाइप से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब उन्होंने एक बात बोली है कि फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स अगो विल गिव यू माई एग्जैक्ट एज, ठीक है, हमें ये एग्जैक्ट एज देगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो हमारी मल्टीप्लाइड वाली एज है, एक बार मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 3 हमारी जो मल्टीप्लाइड वाली एज है, हम उस मल्टीप्लाइड वाली एज को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें यह बताना है कि हमारी जो सब्सट्रैक्शन वाली एज है 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 ईयर्स अगो, तो हमें ये वाली कंडीशन भी लेनी है जो हमने सब्ट्रैक्ट करी और 3 ईयर्स कर रहे इस टाइप से, और हमारी 3 साल बाद क्या एज होगी हमने ये मानी है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करा है 3 से, इसलिए ये हमारी कंडीशन बन रही है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट एज आएगी 18। तो अब देख लेते हैं कि किस टाइप से इसका आंसर है। तो 18 इसका फर्स्ट आंसर है दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कंडीशन बनाते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझना है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं कि 20 men were employed to do some work in certain time, but when 1/3 of scheduled time was over, it was found that only 1/4 of the total work was completed। ठीक है दोस्तों, how many more men should now be employed to complete the work in 3/4 of the originally scheduled time। उन्होंने हमको यहाँ पे ये बताया है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले 20 men were employed to do some work in certain time, जो 20 आदमी हैं उनको एम्प्लॉय किया गया है कुछ वर्क को करने के लिए, किसी सर्टेन टाइम में किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए रखा गया है। अब उन्होंने पार्ट टाइम वर्क को ओवर कर दिया है 1/3 में। इसी के साथ साथ जो वर्क कंप्लीटेड हुआ है वो 1/4 हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पार्ट टाइम जो वर्क है, मतलब वर्क जो है टाइम ओवर हुआ है वो 1/3 हुआ है। इसी के साथ साथ वर्क जो है वो कंप्लीट कब हुआ है, 1/4 वर्क ही कंप्लीट हुआ है अभी। इसके बाद रिमेनिंग जो वर्क का पार्ट है, वो क्या बच गया है, 1/4 उन्होंने बचा ऑफ द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन 3/4 ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल टाइम। मतलब ओरिजिनल शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग 3/4 कितने मैन को हमें हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो सके। तो अब दोस्तों रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना बचेगा वर्क का, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा 1/4 ही वर्क हुआ है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हमेशा 1 - 1/4 करेंगे हम। इसके बाद हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसको जस्ट प्लस माइनस करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ये 3/4 मतलब आंसर आ रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3/4 जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क है। तो रिमेनिंग कितना बचा है हमारा, 3/4 बचा है। ठीक है दोस्तों, अब सो रिमेनिंग वर्क इन रिमेनिंग टाइम इज गिवन बाय, अब रिमेनिंग टाइम हमारा पास कितना है, उन्होंने बताया कि बट व्हेन 1/3 ऑफ शेड्यूल टाइम वाज ओवर। तो रिमेनिंग टाइम हमारा ये है और हमारे पास रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ है वो, तो रिमेनिंग टाइम को रिमेनिंग वर्क को रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें क्या, हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है और हमें यह बताना है कि कितने मैन की हमें ज़रूरत लगेगी इसको करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कंडीशंस रख के देखना है। मतलब जैसे यहाँ पे जो आंसर है उसमें आप कंडीशंस को रख के देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है आपका रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है रिमेनिंग वर्क है, जो हमको मेन कंसीडर करने हैं, वो मेन जो है हमारे, वो हम मान लेते हैं कि x।
अब ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये जो रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग टाइम की गिवन वैल्यू आई है उसको हम लेते हैं। इसी के साथ साथ हम ये बता देते हैं कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क बचा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 इज इक्वल्स टू एक्स, इस टाइप से आ जाएगा। मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ये क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए रिमेनिंग पार्ट आपका वर्क रिमेनिंग टाइम में है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी, जैसे x मान लिया आपने कि इतने मैन हमें हायर और एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे, तो 5/12 हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब इस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना है, और जब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 48 इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ मोर मैन वुड बी 48 माइनस 20 हमें करना है दोस्तों, क्योंकि हम कंडीशन रख के देख रहे हैं, तो 28 मैन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। 8 पर्सन है, ABCDEFGH सिटिंग है किसी टेबल के वहां पे सिटिंग है। इसी के साथ साथ बी जो है वो डी के अपोजिट है। सिंपल सा एक डायग्राम बताता हूँ आपको, ये डायग्राम याद रखना बहुत काम आएगा। बी जो है वो अपोजिट है डी के। ए इज नेक्स्ट टू बी बट नॉट अपोजिट टू डी, ए जस्ट बी के है पर अपोजिट नहीं है ई के, ये देखिए आप। इसके साथ साथ फ्रॉम ई, ए इज नियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ई से ए नियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोस्तों इस टाइप से हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए जो है वो ई जो है वो ए के पास है। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ सी इज लेफ्ट टू एफ, अगर सी जो है वो लेफ्ट है ए के, तो बट नॉट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट नहीं है, पहले तो एफ आ रहा है फिर डी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट में ए है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो जो बातें यहाँ पे दे रखी है उसको जस्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि ए जो है वो सब, बी जो है सबसे पहले डी के अपोजिट है, ई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए के है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट रखने हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ पे रहेगा कि एफ जो है वो है ए के अपोजिट। अब 8th क्वेश्चन दोस्तों यह आता है कि जो एवरेज स्कोर है राहुल द्रविड़ का इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स वो है 43। अब ही देन प्ले अनादर 8 इनिंग इन विच स्कोर्ड 96, 126, व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द्रविड़ आफ्टर दोज 8 इनिंग्स। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर है 43। तो हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि जो हमारा एवरेज स्कोर है वो है 43। ठीक है, तो अब उन्होंने अनादर प्ले करी इनिंग, 8 इनिंग और प्ले करी, तो अब इनको क्या करेंगे, हम इनको सबको ऐड कर देंगे और जो है 8 से मींस 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो इसको सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 344। तो 344 जब आएगा हमारा आंसर, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस 43 आ जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि अनादर जो इनिंग है वो 43 है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि क्या नया एवरेज आएगा 8 इनिंग्स के बाद। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 8 इनिंग्स में पहले 43 था, फिर हमने 8 इनिंग्स का वापस निकाला तो हमारे पास 43 आ गया। तो हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे करेंगे तो इसका आंसर भी 43 आएगा, मतलब यहाँ पे एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि न्यू एवरेज इज सेम। 4th वाला इसका आंसर रहेगा कि नया एवरेज जो है वो सेम है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। एक शॉप है जो कि स्टोर कर रही है x kg ऑफ राइस। तो फर्स्ट कस्टमर बाइज हाफ दिस अमाउंट, फर्स्ट कस्टमर जो रह रहा है वो खरीद रहा है हाफ अमाउंट में प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस, मतलब आधा हाफ केजी ले रहा है राइस का, और हमारे पास x उन्होंने बता रखा है x केजी ऑफ राइस है, तो उसके भी हाफ ले रहे हैं और अमाउंट में भी हाफ ले रहे हैं। सेकंड कस्टमर भी सेम यही कर रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हाफ ले रहा है अमाउंट ऑफ प्लस हाफ केजी ऑफ राइस, और थर्ड कस्टमर क्या रह रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसका। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे थोड़ा जो लॉजिक और ट्रिक है वो लगेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है राइस की, हमारे पास x है, तो ये मान के चलते हैं। अब राइस जो है वो फर्स्ट कस्टमर के द्वारा परचेस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि फर्स्ट कस्टमर जो है वो राइस बाय कर रहा है, सेकंड कस्टमर भी बाय और थर्ड कस्टमर भी खरीद रहा है।
तो हाफ दिस अमाउंट प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस। तो अब हाफ दिस अमाउंट, तो ये x है तो x मान के चल रहे हैं, तो फर्स्ट कस्टमर के केस में क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये हाफ जो है वो परचेस कर रहा है, इसके बाद हाफ केजी ऑफ राइस, तो हाफ केजी राइस का ये कर रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस टाइप से हमारे पास फर्स्ट कस्टमर के लिए ये कंडीशन हो जाएगी। अब राइस कितना लेफ्ट बचा फर्स्ट कस्टमर के परचेस के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट कस्टमर के बाद भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड कस्टमर बाय हाफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्लस हाफ अ केजी ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ है हमको उसको कंसिडर करना है। तो ये तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन थी, इसको हमने देख लिया। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास राइस कितना लेफ्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन निकाली थी दोस्तों कि हमारे पास जो राइस है वो हमने फर्स्ट कस्टमर ने इतना खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे कितना राइस लेफ्ट है फर्स्ट कस्टमर के बाद, तो हम x मान रहे हैं और उसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कितना बाकी है हमें वो देखना है। तो इस टाइप से हमारी जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी x माइनस 1/2। आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको ये हर कंडीशन में करना है। फिर आपके पास ये बचा, मींस अब मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट कस्टमर ने परचेस किया तो x/2 और हाफ केजी ऑफ राइस, तो ये कंडीशन बन गई। अब राइस कितना लेफ्ट है तो उसके लिए हम माइनस कर रहे हैं। अब सेकंड कस्टमर भी यही करेगा, जो हमारे पास ये कंडीशन है और हाफ केजी प्लस राइस, फिर इसको ऐड करेगा। फिर जो भी राइस लेफ्ट बचेगा उसके लिए हम डायरेक्ट माइनस का यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि किस टाइप से जो है हमारा राइस जो है वो लेफ्ट हो बच रहा है। इसके बाद दोस्तों थर्ड कस्टमर का भी यही है कि जो यहाँ पे राइस बचेगा वो ले लेगा और जो हाफ है उसको ऐड कर देगा। फिर ये कंडीशन आएगी और जो राइस लेफ्ट हो रहा है उसमें से माइनस करके ये कंडीशन आएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ x। तो ये सेकेंड वाला आंसर रहेगा कि 5 और 8 के बीच में जो है वो वैल्यू लाई कर रही है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका ये आंसर है। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझने के पहले दोस्तों अच्छे से इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। लोशन मेकर है जिनने मिक्स करे 3 परफ्यूम फ्रेग्रेंसेस सेज मक्स व्हाइट लिली विथ 3 मॉइस्चराइजर शी बटर विटामिन ई एंड फ्लावर सीड ऑयल और फिल करे 3 बॉक्सेस व्हाइट पिंक्स और येलो में। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि आपके पास एक लोशन मेकर है, 3 परफ्यूम फ्रेग्रेंसेस आपको ऐड करने हैं 3 मॉइस्चराइजर्स के साथ व्हाइट पिंक और येलो बॉक्स में। अब ईच परफ्यूम जो है वो मिक्स्ड होगा एक लोशन के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब मिक्सचर में क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसमें सेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेज दे रखा है तो वो फिल्ड होगा व्हाइट बॉक्स में। तो हमने मान लिया कि जो व्हाइट बॉक्स है उसमें क्या होगा, व्हाइट बॉक्स में हमारा जो है, मैं आपको फटाफट से करके बता देता हूँ, व्हाइट बॉक्स में जो हमारा है सेज फिल होगा दोस्तों। हमारा क्या होगा, सेज फिल होगा। मस्क इज मिक्स्ड विद द विटामिन ई, मस्क जो है वो विटामिन ई में मस्ड होगा और ये येलो बॉक्स में नहीं होगा। तो मस्क जो है वो विटामिन ई के साथ जाएगा और येलो बॉक्स में नहीं होगा। और ये दोस्तों ये क्या है, नॉट इन येलो, ऐसा आप इस टाइप से कर लेना, नॉट इन येलो, और ये व्हाइट बॉक्स में है। यहाँ पे आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। और जो मिक्सचर है जिसमें शी बटर है, जैसे हमारे मस्क भी चला गया, सेज भी चला गया, अब व्हाइट लिली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे व्हाइट लिली और अब जो हमारा शी बटर है वो फिल्ड होगा येलो बॉक्स में। तो शी बटर जो है वो येलो बॉक्स में फिल्ड हो रहा है, तो मस्क जो है वो पिंक में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसने ये बताया ही नहीं है, वो येलो बॉक्स में नहीं हो रहा है और व्हाइट में तो ऑलरेडी सेज है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि व्हाइट बॉक्स में क्या कंसिस्ट है। तो यहाँ पे आपको फ्लावर सीड ऑयल आंसर है दोस्तों इसका, क्योंकि सेज और शी बटर जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। शी बटर जो है वो येलो बॉक्स में, व्हाइट बॉक्स में है नहीं। सेज और विटामिन ए भी साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि जो विटामिन ई है वो मस्क के साथ है और वो किसी अलग बॉक्स में। तो इसका आंसर फ्लावर सीड ऑयल है, क्योंकि यहाँ पे जो सेज है वो पहले से ही व्हाइट बॉक्स में, और हमें ये बताना है कि कौन सा जो है मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंसेस के साथ मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में बताया। आगे वाली वीडियोस में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, पर उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लेलिस्ट को जो है विजिट करते रहिएगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड होगी। थैंक यू।